देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय समाज। भारतीय समाज में पढ़ने वाले हैं महिलाओं की स्थिति। हम अपने सिलेबस के अनुसार चलेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर जैसे लड़कियां स्कूल जाती हैं और बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती है। बड़ी होने पर वो बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती है और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती है। कानूनी शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी माना गया है। कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। यहाँ तक कि विधवाएं भी दूसरा शादी कर सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी वोट डाल सकती है, चुनाव लड़ सकती है। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवारों में जैसे लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत ही भिन्न थे। मतलब पहले की हालत बता रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुस्लिम धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाएं ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए। इसी तरह स्वेच्छता से यह जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को क्या कहा जाता था? सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही है सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं का अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं को प्राय कोई पहुंच भी नहीं था। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास है कि अगर पढ़ी लिखी हो जाएगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है सती प्रथा। यहाँ पे कैसे पति के मरने के बाद भी उनको भी चिता में डाल दिए जाते थे। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जाति में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। कौन कौन? जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय जाति थे, वो खुद को बहुत ऊंचा जाति समझते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि जुड़ी जातियां जो है वो वैश्य कहलाती। जो व्यापार करते थे, जो महाजन थे, महाजनी कार्य करते थे, उन्हों वैश्य कहा जाता था। और फिर जो काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे जो दस्तकार हैं, जो कुछ कुछ बनाते रहते हैं, उनको क्षुद्र कहा गया था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जाति थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी और ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे। यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़े इन जाति के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करना, सवर्ग जाति के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालना, ऊंची जाति के अधिपत वाले जैसे घाट है, तालाब है, उसमें नहाने की छूट भी नहीं होती थी और इसे निम्न दर्जे के मनुष्य माना जाता था। यहाँ पे है, आगे देखते हैं। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान ये बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। तो कैसे बदलते गए देखेंगे 19वीं और 20वीं सदी के आते तक। तो परिवर्तन की दिशा इस तरफ है, देखते हैं। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिशे और चर्चाओं का स्वरूप जैसे बदलता दिखाई दिया। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार तो किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिका छप रही थी। कब? 19वीं सदी के शुरुआत में। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा हम लोग पढ़ चुके हैं। देख लेते हैं क्या है, कक्षा 7 में देखेंगे। आम लोगों भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिखे जाते थे और विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाएं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी रहती थी।
इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधार और सुधारक जो संगठक होते थे उनके बीच शुरू हुई। जैसे राजा राम मोहन राय 1772 से लेकर 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। सन कब? 1772 से 1833 में। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। कब बनाया था? सन देख लीजिए। कलकत्ता में किस? ब्रह्म समाज के प्रति। राजा राम जो मोहन राय थे ना, वो ब्रह्म समाज के लिए एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिनके बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की स्थापना अगर किसने की तो क्या कहेंगे? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सन 1772 में 1833 में किए थे। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे जो पुराने व्यवहार हैं उनको छोड़े और जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाए। अभी भी बहुत सारी महिलाएं पुरानी रीति रिवाज है उनको लेकर चलती है। तो ये गतिविधि बता दें। क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चे आदि छपने की तकनीक नहीं थी, उस समय सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहारों के बारे में किस तरह चर्चा चलती थी? आप ये सोच सकते हैं। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय देश में पश्चिम शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादातर स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय जो थे वो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करें, जो पश्चिमी है ना उसमें, और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता चाहते थे, समानता चाहते थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि जिस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर जाती थी। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ये है राजा राम मोहन राय। और ये विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कैसे किए थे, देखते हैं। राजा राम जो मोहन राय है, राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ते थे। मतलब राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि जो विधवा औरतें होती है वे अपनी ज़िंदगी मतलब कष्टों से बिता रही हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। जब पति सती किसे कहते हैं? सती प्रथा वो है जब किसी के पति मर जाता है तो उसमें उनकी चिता के साथ उनकी पत्नी को भी जला दिया जाता है। इसके खिलाफ मोहन राय ने आवाज़ उठाई। तो राजा राम मोहन राय संस्कृति, फारसी और अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। क्या थे? संस्कृति है, फारसी है और अन्य भारतीय के भी और यूरोप भाषाओं के भी अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि आपने अध्याय में हम लोग पढ़े नहीं हैं लेकिन देख लेंगे। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाज की आलोचना करने लगे थे। वे मोहन राय के विचारों को सही मानते थे। कौन? अंग्रेज मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ये आप याद रख लीजिएगा। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगी? सती प्रथा पर पाबंदी 1829 में। ये एनसीईआरटी की बुक है और ये सही प्रमाणित करता है। राजा राम मोहन राय ने वही है इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे, उनकी सोच का समर्थन करते हैं और उनके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। तो जो राम मोहन राय है
वो बहुत सती प्रथा के लिए बहुत ही आवाज़ उठाए थे और फलस्वरूप उनको ये सफलता भी मिल गई है कि 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी भी लग गया था। देखते हैं ये चित्र में, ये कुंडों पर झूलने का एक त्योहार है, जैसे ये लोग झूल रहे हैं। देख लेते हैं क्या है इसमें। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। ये कष्ट तो है, देखिए कैसे झूल रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। अपनी खाल में गुंडा भेद कर एक झूले पे लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो यह त्योहार को खास तौर से आलोचना की गई थी। ये देखते हैं, पहले हम उन्हीं लड़कियों में बांध देते हैं। राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थन और आलोचनाओं के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखें। सती प्रथा, औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृश्य संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती। उनमें से बहुत सारे खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जलने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग में भाग न निकले, इसलिए पहले हम उसे चीता की लड़कियों में कसकर बांध देते हैं। पहले की औरतें ऐसा होता कि हमारे हस्बैंड ख़त्म हो गए जैसे भी, तो हम भी अब जी कर क्या करेंगे, ऐसा सोच के वो उन लोग खुद ही कदम उठा लेते थे पहले। सती विरोध में फिर हुआ कि आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद कोई भी व्यक्ति ना समझ सकता है तो पढ़ाई कई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? ये बोला गया है। बहुत अच्छा वर्ड है। आगे देखते हैं। यहाँ पे संवाद है कि ये संवाद 175 साल से भी ज़्यादा पहले के हैं। आपके भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और दक्षताओं के बारे में तरह तरह के तर्क सुने होंगे, उन्हें लिखे देखिए कि और मतलब हम लोग भी अपने आसपास के ये देखते रहते हैं, गतिविधि है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर, यहाँ पे जैसे प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों की हवाले दिया था। मतलब ये जो ईश्वरचंद विद्यासागर है वो विधवा विवाह के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। कब? 1856 में। और सती प्रथा कब था? 1829। ये सती प्रथा का है 1829। और विधवा विवाह क्या था? 1856 में। तो यहाँ से विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया था। जो विधवाओं के विवाह के विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। मतलब राजा राममोहन राय 1829 में सती प्रथा का विरोध किए थे और ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेंद्रसिंह पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार किए। मतलब ये एक फैल गया था विधवा विवाह के पक्ष में। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। मतलब आर्य समाज कहाँ थे? उत्तर में। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती।
इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवाद तबके इस कानून का एक विरोध करते रहे थे जब तक कि लागू न हो जाए। यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप याद रख लीजिएगा। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। जैसे लड़कियां स्कूल जाने लगती है, बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी हो जाए। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोगों इनसे डरते थे। लोगों का भय था कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। पहले की परंपराएं सोच है ये। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोग को लगता था कि इससे जो लड़कियां बिगड़ जाएंगी। इनकी मान्यता था कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जा रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीख गए थे उस टाइम। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? वे ऐसी महिलाएं में थी जिन्होंने रात में दिए कि टिमटिमाते लौ से चोरी छिपे ही पढ़ा लिखना सीखा था। कौन? रास सुंदरी देवी जी। पहले लाइट वगैरह नहीं थे। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के स्कूल खोले गए। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में, जब 19वीं सदी ख़त्म होने वाला था, तो आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के स्कूल खोले गए और उन भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिला अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिरी में जैसे उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में भी पढ़ सकें। यहाँ पे दिया है 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आम तौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थाओं में से था जहाँ वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जाती थी। कौन सा? हिंदू महिला विश्वविद्यालय। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर से एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता में, पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। पंडिता रमाबाई, यहाँ से चित्र दिया गया है, इन्होंने भी बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचना थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालय में प्रवेश करने लग गई थी। कब? 1880। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पुनः मैं घर पर ही रहकर
प्राप्त करने वाली ताराबाई सीधे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक के एक किताब प्रकाशित की। स्त्री पुरुष तुलना किसका है? ताराबाई, जिसमें पुरुष और महिला के बीच मौजूद सामाजिक फर्क की आलोचना की गई थी। जो स्त्री पुरुष नामक एक प्रकाशित पुस्तक है, उसने ताराबाई ने लिखा, जिसमें उस किताब में पुरुष और महिला के बीच जो सामाजिक फर्क है उनके बीच जो आलोचना थी, वो किताब पे लिखा गया था। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करते हैं। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पुनः में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वह महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी कमा सके। जाहिर है कि इन सभी बातों से रूढ़िवादी खेमों के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। मतलब ये सब देखकर कई लोग ऐसे हैं कि आग बबूला हो जाते थे। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादी को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिम तौर तरीके अपना रही है, जिन्हें हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलाव के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने जैसे किताब लिखी, पत्रिकाएं, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाएं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव और समूह बनाने लगी। उसमें से कुछ महिलाएं 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लेने लगी थी। मतलब धीरे धीरे सुधार होने लगा था। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। कब? 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर भी सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए, परंतु इनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेज राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। और देखते हैं ताराबाई सीधे ने स्त्री पुरुष तुलना में क्या लिखी है ऊपर। जब औरत का पति मर जाता है तब अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई सीधे ने लिखा था, क्या औरतों को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है? ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुष से बिल्कुल अलग चीज़ से बनी हो, मानो धूल या चट्टान या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम व तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरतें का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों के ठंडक पड़ जाए। उन्हें शादी ब्याह भगत और उन्हें शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ विवाहित महिलाएं जाती है। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि इसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य इसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देख नहीं जाता, यह अशुभ है। यह ऐसे लिखा था, बहुत अच्छे लिखी हुई है कविता। बाल विवाह के विरुद्ध कानून देखते हैं। बाल विवाह के विरुद्ध कानून महिला संगठन के विकास तथा उन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। कब? बाल विवाह पर पाबंदी कब लागू किया गया? 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, 1929 में। जैसे ये चित्र देख लीजिए, यहाँ पे बच्ची का शादी कर रहे हैं सब। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुई जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। जैसे पुराने में जैसे बहुत संघर्ष करना पड़ा था, इसमें उतना संघर्ष करना नहीं पड़ा था।
इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल की कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र क्रमशः बढ़कर 21 साल व 18 साल कर दी गई। और ये सन याद कर लीजिएगा 1929 में। 8 साल की ये दुल्हन। यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। जाति और समाज सुधारक। हमने अभी जिन समाज सुधारों का जिक्र किया है उनमें कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थन था, जिसमें सभी जाति की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का संगठन किया गया। किसके लिए? जाति उन्मूलन के लिए बम्बई में 1840 में क्या किया गया था? परमहंस मंडली का गठन किया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्य में बहुत सारे ऊंची जाति के लोग भी थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिनसे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। ऐसे लोग ऐसे थे जो जाति अपराधी आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलते गए। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर शहर की ओर बढ़ रहे थे। नए कारखाने, नगर पालिकाओं में नई नौकरी निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी और जो इमारतें का निर्माण होना था और शहरों के साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नाली साफ करने वाले और सफाई कर्मी, पालकी ढोने वाले, रिक्शा चलाने वाले की बहुत ज़रूरत थी। इस श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों की गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहाँ मजदूर की मांग पैदा हो गई थी। शहर जाने वाले में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जाति के लोग यह गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन का दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान में छूट निकालने का मौका था। एक कुली जहाज 19वीं शताब्दी जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करते पड़ते थे और ज़्यादातर मजदूर निचली जाति के होते थे, जो बहुत ज़्यादा काम करते थे। ये देखिए जहाज है, कुली जहाज, इसमें वर्करों को लेके जाते थे और बहुत मेहनत वाला काम दिया करते थे। जूते कौन बनाता है? यहाँ पे चित्र में दिया गया है। चमड़े का काम करने वाले को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, जैसे मेहर लोग हो गए, क्योंकि वे मृत पशु का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूते की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। कब? पहले विश्व युद्ध में। परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे, लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे। उन्हें काफ़ी लाभ भी हुआ। जूते बनाते मदिगा समुदाय के लोग। 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश के चित्र दिया गया है। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। कौन सी? मदिगा। वे पशुओं के सौं को साफ करके चमड़ा तैयार करते थे और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे।
इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय, बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में भी पढ़ाते थे। कौन? B.R. अम्बेडकर, आप लोग सभी जानते हैं, परिचित है सबसे। तो कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस सरकार के लिए सख्ती की आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठाकर सबक सुनाने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहां उच्च जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। ऐसी हमारे यहाँ देश की परंपरा थी। पहले गुजरात में दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। यहाँ पे दुबला मजदूर स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे इनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। समानता और न्याय की मांग अब बढ़ गई। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जाति के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। किसने? सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े के काम करने वाले को संगठित किया, मतलब एक साथ संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतवा पंथ ने चंडाल कस्तारों के बीच काम किया। किसने? हरिदास ठाकुर ने। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। जिसे आज केरल कहा जाता है, वह एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का भी विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था कि ओरू जाति ओरू मतम ओरू देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच भी काम करते थे। उन्होंने इन आदतों और तौर तरीकों को बदलने के लिए प्रयास किया। प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों के स्वाभिमान का भी पैदा करने का प्रयास किया था। यह है श्री गुरु नारायण गुरु। ये कल्पना हम बाद में देखते हैं इसको। ये ज्योतिबा फुले की फ़ोटो है। गुलामगिरी। अब गुलामगिरी किसे कहते हैं आप तो सब परिचित होंगे। निम्न जो जाति है नेताओं में ज्योतिबा फुले सबसे मुख्य नेताओं में से थे। निम्न जाति नेताओं में 1827 में जन्मे ज्योतिबा फुले ने ईश्वरीय प्रचारक द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई। जो ज्योतिबा फुले ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए थे, ऊपर हम पढ़े थे, ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोले थे, उसमें किसने प्रचारकों द्वारा स्कूल में शिक्षा पाई। बड़े ही मतलब जो ज्योतिबा फुले हैं उनके जो स्कूल खोले गए थे उसमें शिक्षा पाई गई थी। और जन्म कब है? 1827 में। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किया। उन्होंने ब्राह्मण के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ है। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों ने अपने आने से पहले यहाँ रह के मूल निवासी को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। और जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वह पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाले मानने लगे थे। मतलब यहाँ आर्य लोग अपना डेरा जमा लिया था। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जो जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। फुले के अनुसार वो फुले बोलते हैं, ज्योतिबा फुले बोलते हैं कि ऊंची जाति का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यह देशी लोगों की है। कथित रूप से मतलब पहले जो लोग थे जिनका हिस्सा था, घर था, वो बाहर से जो आर्य लोग आए अपना हक जमा लिए और जिसका हक था उसी को नौकर बना के रखने लगे थे। फुले ने दावा किया कि आर्यों के समाज से पहले भी यहाँ स्वर्ण युग था। मतलब आर्य नहीं आए थे तब यह क्या था?
स्वर्णयुग था, तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि क्षुद्र जो श्रमिक जातियां हैं और अछूत जो अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता में समर्थन मुहिम चलाई थी। यहाँ देखते हैं, मैं यहाँ और तुम वहाँ, ज्योतिबा फुले के द्वारा ये लिखी गई कहानी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1873 में फुले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। अगर आपसे पेपर में पूछ दिया जाए कि गुलामगिरी या गुलामी किसकी है, तो ज्योतिबा फुले। 1873 इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जाति और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, जो मजदूरों की मुसीबत और निम्न जाति की अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधारक यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत B.R. अम्बेडकर और दक्षिण ईस्वी में रामस्वामी नायकर जैसे महान दलित नेता के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। मंदिरों में कौन जा सकता था उस टाइम, ये बताया गया है। अम्बेडकर एक मेहर ऐसा है परिवार में पैदा हुए थे। कौन? अम्बेडकर। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा से बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलों से पानी पीने की इजाज़त भी नहीं थी। स्कूल की जो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता स्थापित कर काफ़ी लिखा कि सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। यहाँ पे याद कर लीजिएगा, 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जिसको नीच जाति समझा जाता था। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हो गए। अब छोटे जाति के लोग मंदिर जाने लग गए, तो जो वहाँ पे ब्राह्मण थे वो गुस्सा दिखाने लग गए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, यह ऐसे बोलने लग गए थे। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसी 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। ये देखिए मंदिर का फोटो है, मैदूर मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर में प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इसी तरह प्रवेश द्वार में आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता था। गैर ब्राह्मण आंदोलन, स्वामी रामास्वामी नायकर पेरियार। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी थी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार के पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और उन्हें संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु उन्होंने राष्ट्रवादी द्वारा आयोजित की गई दावत में देखा कि वह बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतज़ाम हुए हैं। मतलब कि दावत में गए थे तो निम्न जाति वर्ग के लिए यहाँ बैठेंगे, उच्च जाति के वर्ग यहाँ बैठे थे। उन्होंने देखा, किसने? रामास्वामी नायकर ने। तो उन्हें हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जाति और उच्च जाति के लिए अलग अलग बैठने का इंतज़ाम किया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। किसने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था? तो रामास्वामी नायकर ने।
उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही है, जिन्होंने ब्राह्मण ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता मुखिया सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, क्योंकि जो सामाजिक समानता के लिए सभी धर्म में अछूत को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। क्या थे? हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पुस्तक का सहारा लिया है। उनका मानना था ये सब चीज़। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जाति राष्ट्रीयवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और समालोचना की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठन जारी किए और इन रुझानों को सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है, उन पर कोई आँच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। आज भी इतनी जाति विषय विवादास्पद मुद्दा क्यों बनी है, ये दिया है इसमें। पेरियार द्वारा रचित सुधारों के लिए संगठित होना, जैसे यहाँ इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा, बलि के विरुद्ध थी और इनके अनुयायी उपनिवेशों में विश्वास रखते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1830 में। इसके सदस्य को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज में विभिन्न धर्म के आदर्श, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारक की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए इनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। डेरोजियो एवं यंग बंगाल जैसे केशव चंद्र सेना ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। डेरोजियो एवं यंग बंगाल 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों में अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में इन्होंने विद्यार्थियों ने परंपराओं रीति रिवाज पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी अभियान चलाया गया था। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद से स्पष्ट है कि रामकृष्ण मिशन के संबंध में विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर पड़ा था। मतलब रामकृष्ण मिशन का नाम क्या था, क्यों पड़ा था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ कर्म के जरिए मुक्त के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रभावशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना ही नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उन्होंने यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधारक तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्हें रसोई घर के धर्म
की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान पर भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्होंने यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएंगे। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया था। इन उद्बोधन में यह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महाशक्ति का स्रोत बन गए। प्रार्थना समाज के क्या है? प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में प्राथमिक स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था। प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनकी धार्मिक बैठक में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथ पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने, अगर पूछ दिया जाए वेद समाज किससे प्रेरित था, तो क्या है? ब्रह्म समाज से। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसमें सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वास और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एल्गो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यह मुसलमानों को पश्चिम विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों के आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन के शैक्षिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ रहा है। सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में यह 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जैसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया गया था। किससे? जाति भेदभाव और ऐसे आचरण की जैसे कि वे गैर सिख समझते और इसे मुक्त कराने का प्रयास किया गया था सिख सभा आंदोलन द्वारा, जिन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिनमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। ये खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन किया था, प्रचार प्रसार जो किया था। ये पंडित रमाबाई, ज्योतिबा फुले, वीरेशलिंग पुतंतु, दयाराम, राजा राम मोहन राय, मुमताज अली, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। हमारा चैप्टर यहीं तक था। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा, आपको या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और शिक्षक भर्ती की तैयारी आप करते रहिएगा। धन्यवाद।